तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री चैप्टर 1 यानी सॉल्यूशन चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं, जो कि क्या है आपका हेनरी का नियम, हेनरी लॉज। इसके नियम क्या होता है ये हम जानेंगे, और इसने हेनरी ने क्या फॉर्मूला दिया था वो देखेंगे, उसकी सीमाएं और अनुप्रयोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आपने लेक्चर नंबर 1 या कह सकते हैं कि इसका जो पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया है, जिसमें हमने मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज पढ़ाया है, वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जल्दी से देख लीजिए। उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट है बाय साक्षी मिश्रा, जो कि आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। ठीक है, हमने ये प्लेलिस्ट बना दिया जिसमें हम चैप्टर वाइज टॉपिक्स क्लियर करेंगे। टॉपिक जो ले रहे हैं हम, वो टॉपिक अपने आप में ही क्वेश्चन है। तो आप ऐसा मत समझिए कि हम पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, नहीं, हम खाली चैप्टर्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 2, 3 या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। जैसे कि मोलरता, मोललता और मोल अंश, ये जो तीनों टॉपिक्स थे, ये तीनों टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में 3-3 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए वो हेनरी का नियम है, और ये नियम भी आपसे बोर्ड एग्जाम में 3 या 5 नंबर में किसी किसी सेट में पूछा जा सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि और भी जो इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री या फिजिक्स की क्लासेस चलने वाली हैं वो आपके पास मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए, और आप अपना कमेंट या डाउट यहीं पे पूछ सकते हैं या दे सकते हैं, या हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो हेनरी का नियम जो है वो समझने के लिए सबसे पहले हमको डायग्राम समझना पड़ेगा। डायग्राम से हम हेनरी का नियम पहले समझेंगे, फिर उसकी परिभाषा आपको बताएंगे। हेनरी ने जो नियम दिया है वो नियम क्या है सबसे पहले हम कोई एक क्या ले लेंगे, पात्र ले लेंगे। ठीक है, ये कोई आपका क्या है, एक पात्र है। ठीक है, एक कोई हमने बर्तन ले लिया भैया, यहाँ पे आपको समझना ये कोई एक नॉर्मल सी बर्तन है। अब हम इसमें क्या ले लेंगे, एक विलायक ले लेंगे। ये आपका पात्र या बर्तन हो गया। इस पात्र या बर्तन में हमने क्या ले लिया है, ये आपका विलायक ले लिया है। और विलायक, विलयन, विलेय, ये सब हमने कल की वीडियो में बता दी है, वो आप जाके वहां से देख लीजिएगा। विलायक वो होता है जो अपने आप में चीजों को घोल लेता है। तो ये आपका विलायक हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, कोई गैस विलेय के रूप में मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मिला रहे हैं, कोई गैस जो है वो विलेय के रूप में मिला रहे हैं। और ये जो गैस है हमने क्या मान लिया है कि ये गैस क्या है, ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो विलायक के साथ क्रिया नहीं करेगी। हेनरी के नियम में याद रखें, हम वही गैस विलायक में मिलाते हैं जो कि विलयन के साथ, या इस पूरे विलायक में वही गैस या विलेय के रूप में मिलाएंगे जो कि इस पूरे विलयन में कोई भी अभिक्रिया नहीं दर्शाए। ठीक है, क्योंकि अगर वो अभिक्रिया कर देगी तो हेनरी का नियम जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी कि जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, हमेशा नियत यानी कि कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हेनरी ने क्या किया, एक पात्र लिया और उसमें कोई विलयन या सोल्यूशन ले लिया। विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक मिलकर क्या करते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं। तो विलेय जो है हमने क्या ले लिया है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन गैस को हम इस विलायक में मिलाएंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो ताप है वो नियत होनी चाहिए। ठीक है, तो हेनरी का नियम इन्होंने क्या दिया कि स्थिर ताप पर, ताप हमने क्या लिया है, नियत यानी स्थिर लिया है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस को, ये कोई हमने गैस ले लिया है, किसी गैस को द्रव में, ये हमने क्या लिया है, विलायक जो है वो क्या है, आपका द्रव ही तो है। ठीक है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस को द्रव में विलेयता या मिलाने पर गैस के दाब के समानुपाती होता है। जो विलेयता है वो क्या हो जाएगी, द्रव की जो विलेयता होगी वो इस गैस के दाब के समानुपाती हो जाएगी। तो आपको डिफिनीशन समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक पहले आपको क्लियर है, यहाँ तक पहले दिख रहा है कि नहीं, ये देख लेते हैं। तो आपको यहाँ तक विजिबल है। अब इसकी डिफिनीशन जो है वो इस डायग्राम के मदद से लिख लेते हैं कि हेनरी ने क्या बताया है। तो लिखेंगे, इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार हेनरी का हम परिभाषा बताने के लिए इस डायग्राम से क्या डिफिनीशन दिया है, तो डिफिनीशन ये है कि इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप यानी कि ताप हमने क्या ले लिया है, नियत या कांस्टेंट लिया है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस को क्या लिखेंगे कि किसी गैस को, गैस को या गैस की द्रव में विलीयता, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलीयता, गैस की द्रव में विलेयता यानी कि घुलने की जो क्षमता है, गैस की द्रव में विलेयता का मतलब क्या है कि ये गैस कितने क्षमता के हिसाब से इस द्रव में घुलता है, ठीक है। द्रव में, गैस की द्रव में विलेयता ही गैस के दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये आपका क्या हो गया, हेनरी का नियम हो गया। आखिर हेनरी का नियम क्या होता है, पहले हमने डायग्राम से आपको समझाया कि इन्होंने एक पात्र लिया है, उसमें एक विलयन ले लिया है, या सॉरी विलायक ले लिया है, और विलायक क्या है, द्रव है, विलायक हमेशा द्रव ही होगा। अब इसमें हमेशा क्या मिला जाएगा, वो गैस मिलाई जाएगी विलेय के रूप में, जो कि क्या करेगी, इस विलायक के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगी, और ये जो गैस है ये एक प्रेशर जनरेट कर देता है इस पूरे विलायक में, जिस वजह से, या इस गैस को एक प्रेशर की मदद से इसमें मिक्स किया जाता है, जिस वजह से ये क्या होता है, विलयन में अच्छे से घुल जाता है। और यहाँ पे कंडीशन क्या रखी है इन्होंने कि टेम्परेचर जो होगा वो नियत होगा, तो इस हिसाब से जो डिफिनीशन बनेगी क्या बनेगी कि स्थिर ताप पर किसी गैस को या किसी गैस की द्रव में विलीयता या घुलने की क्षमता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ये डिफिनीशन और डायग्राम आपको क्लियर होगा। अब हम इसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि घुली हुई गैस की मात्रा, हेनरी के नियम के अनुसार घुली हुई गैस की मात्रा समानुपाती होगी किसके, दाब की, दाब के, ठीक है। ये हमने यहां से ही लिया है, इस डायग्राम से ही, कि जो घुली हुई गैस की मात्रा यानी ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो हमेशा समानुपाती होगी किसके, इस विलयन में लग रहे दाब के। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका कि घुली हुई गैस की मात्रा m है, जो कि समानुपाती है किसके, दाब p के, तो m समानुपाती p हो जाएगा। और यहाँ से देखा जाए तो हम इस समानुपाती का जब निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू KH। ये जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो हेनरी नियतांक या हेनरी कांस्टेंट आएगा, जो कि क्या होगा, KH इंटू P। ये आपका क्या हो जाएगा, हेनरी का नियम का फॉर्मूला हो जाएगा, m बराबर KH इंटू P। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में सभी सिंबल्स क्या क्या शो करते हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो m है वो क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है, घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है। और KH क्या है आपका, KH है हेनरी नियतांक, हेनरी कांस्टेंट या हेनरी नियतांक। P आपका पता ही है, यहीं पे लिख देते हैं, दाब है, ठीक है। तो ये हेनरी का नियम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और ये डायग्राम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हेनरी का फॉर्मूला कैसे आया, घुली हुई गैस की मात्रा जो होगी वो हमेशा बराबर होगी दाब यानी टेम्परेचर की। घुली हुई गैस की मात्रा क्या है, ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो यानी m हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू p, या कर सकते हैं अनुक्रमानुपाती p। तो m बराबर, जब इस अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो उसके जगह हम एक कांस्टेंट क्या ले लेंगे, KH ले लेंगे, ठीक है। तो m घुली हुई गैस की मात्रा, KH हेनरी नियतांक और P आपका दाब हो जाता है। तो यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हेनरी का नियम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, फिर आपको बताएंगे कि हेनरी के नियम की सीमाएं और अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो अब देखते हैं कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, यानी कि ये नियम कहाँ तक लागू होता है। तो सबसे पहली जो इसकी सीमा है वो ये है कि हेनरी का जो नियम है वो हमेशा
तनु विलयन पर ही लागू होगा। तनु विलयन का मतलब क्या है कि जिसमें विलय की जो मात्रा है, यानी जो चीनी या नमक आप घोल रहे हैं वो ज्यादा हो और विलायक की मात्रा कम हो, तो तनु विलयन। और सांद्र विलयन की मतलब क्या होता है कि जल यानी विलायक जो है उसकी मात्रा ज्यादा हो और विलय जो है उसकी मात्रा यानी चीनी या नमक की मात्रा कम हो। तो सांद्र और तनु में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो हेनरी का जो नियम है वो पहला है कि क्या कि हेनरी की नियम जो है वो हमेशा तनु विलयनों के लिए ही लागू होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, तनु विलयनों पर ही लागू होता है। यानी हेनरी का जो नियम है कभी भी सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होगा। दूसरा क्या है कि हेनरी का जो नियम है वो हमेशा निम्न दाब या कह सकते हैं निम्न दाब पर ही कार्य करता है। तो हम क्या लिखेंगे कि यह नियम निम्न दाब पर कार्य करता है। यानी कि हेनरी का नियम हमेशा निम्न दाब और उच्च दाब पर ही कार्य करता है, तो यह नियम जो है वो निम्न दाब पर कार्य करता है। तीसरा लिखेंगे कि यह उच्च ताप पर कार्य करता है, यह उच्च ताप पर कार्य करता है। ठीक है, तो हेनरी का नियम पहला है कि हमेशा तनु विलयन के लिए ही लागू होगा, कभी भी सांद्र विलयन के लिए लागू नहीं होगा। ये निम्न ताप यानी कि जो ये निम्न दाब, ये जो कम दाब जहां पे लगेगा वहां पर ही ये नियम लागू होगा। और हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कभी भी ये निम्न ताप पर लागू नहीं होता, जहां पे ताप या टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर हेनरी का नियम लागू होगा। और चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये नियम उस विलायक के लिए या विलय के लिए लागू होता है। यह नियम उन गैसों के लिए या विलय के लिए लागू होगा जो गैस या विलय पदार्थ कभी भी विलायक के साथ क्रिया नहीं करे। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह उन गैसों के लिए गैसों पर लागू होता है जो विलायक के साथ क्रिया नहीं करती है। ठीक है, अब वो गैस कौन से, जैसे कि ऑक्सीजन गैस जो है वो विलायक के साथ क्रिया नहीं करती है। तो ये हेनरी के नियम की सीमाएं हो गई। ठीक है, चौथा नियम इंपॉर्टेंट है कि ये जो है हमेशा उसी गैसों पर लागू होगा जो गैस विलायक के साथ क्रिया नहीं करेगी। ठीक है, और यह उच्च ताप पर कार्य करता है, यह निम्न दाब पर काम करता है और ये तनु विलयनों के लिए ही लागू होता है। तो ये हेनरी के नियम की सीमाएं हो गई। अब हम देखेंगे कि हेनरी का नियम का अनुप्रयोग या इस दैनिक जीवन में इस हेनरी के नियम के प्रयोग कहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग क्या कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग का मतलब यह है कि हम इसका प्रयोग दैनिक जीवन में कैसे कर रहे हैं, अनुप्रयोग। ठीक है, ये आपका हेडिंग हो गया। पहला अनुप्रयोग क्या है कि जितने भी हम स्प्राइट वगैरह ये सब पीते हैं, स्प्राइट, कोको कोला, कैंपा, ये सब जो निकला हुआ है, नया नया फैला हुआ है, ये जो हम पीते हैं यानी कि शीतल पेय पदार्थ जितने भी हैं उसके उत्पादन यानी उसको बनाने में आप हेनरी के नियम का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये जो पेय पदार्थ होता है इसमें हम CO2 गैस को मिक्स करने के लिए जो प्रेशर या दाब लगाते हैं वो हेनरी के नियम के अनुसार ही इसमें CO2 गैस या इन सभी विलेन में जो CO2 गैस है उसको मिलाते हैं। जो सोडा वगैरह आता है ये सब आपका कैसे बनता है, हेनरी के नियम के अनुसार ही बनता है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ कि जो हमने अभी ऑक्सीजन गैस घोला उसको घोलने में एक दाब लगाया गया था जो कि हेनरी के नियम के अनुसार ही काम करता है। अब हम जितने भी हम ठंडा वगैरह ये सब पीते हैं वो सब हेनरी के नियम से ही उत्पादित किए जाते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा, पहला इसका नियम या पहला इसका अनुप्रयोग क्या है कि शीतल
पेय पदार्थों के उत्पादन में, पदार्थों के उत्पादन में, ठीक है। ये इसका पहला क्या हो गया, अनुप्रयोग गया कि जितना भी हम स्प्राइट वगैरह सब बनाते हैं उसमें जब CO2 गैस को घोलनी होती है तो हम इसी नियम का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है कि गोताखोर द्वारा सांस लेने में। अब गोताखोर यानी कि जो समुद्र में जाते हैं वो अपना जो ऑक्सीजन पीछे लिए रहते हैं वो हेनरी के नियम के अनुसार ही, उसी दाब के अनुसार ही सांस वहां पे ले पाते हैं। तो दूसरा अनुप्रयोग क्या है कि गोताखोरों द्वारा, गोताखोर है, लतखोर मत समझ लीजिएगा क्योंकि वो तो आप है, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। तो गोताखोरों द्वारा सांस लेने में इसका अनुप्रयोग होता है, सांस लेने में भी इसका अनुप्रयोग होता है। थर्ड पॉइंट है कि फेफड़ों की जो क्रियाएं होती हैं, फेफड़े में जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी हेनरी के नियम के अनुसार ही एक तरह से जनरेट होती है या की जाती है, क्योंकि वहां पे भी एक प्रेशर लगाना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, फेफड़ों की क्रिया विधि में, फेफड़ों की क्रिया विधि में, ठीक है। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट क्या है कि पर्वतारोहियों को सांस लेने में, ठीक है, पर्वतारोहियों द्वारा सांस लेने में, पर्वतारोही आप जानते हैं जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, जो पर्वत पे चढ़ने का काम करते हैं, पर्वतारोहियों द्वारा सांस लेने में, ठीक है। तो ये आपके हेनरी का नियम की सीमाएं बता दिया और हेनरी के नियम की दैनिक जीवन में उपयोग क्या है वो भी बता दिया। पहला उपयोग है कि शीतल पेय पदार्थों का उत्पादन करना। दूसरा, गोताखोर जो समुद्र में जाके सांस लेते हैं वो इसी नियम के अनुसार ही ले पाते हैं। फेफड़ों की क्रिया जो हम करते हैं, जो फेफड़े फूलते पचकते हैं, इसी नियम के अनुसार होता है। पर्वतारोही जब पर्वत पे चढ़ते हैं तो वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से वो सांस लेने में उनको दिक्कत होती है। तो वो किस प्रोसेस की मदद से सांस ले पाते हैं, इस हेनरी के नियम के अनुसार ही वो सांस ले पाते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये आपका हमने बता दिया कि हेनरी का नियम क्या होता है, उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, और हेनरी का नियम के अनुप्रयोग के साथ साथ हमने उसकी सीमाएं भी आपको बता दी है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, और अगर आपको ये लेक्चर यानी कि हेनरी का नियम जो है वो समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि और भी जो नियम वगैरह हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। और हाँ, अपना डाउट या कमेंट आप यहीं पे पूछ सकते हैं, या हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।